नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुचेता कुकरेती और आज रिपब्लिक भारत और कू की बस पहुंची है बेतवा और यमुना की संगम स्थली हमीरपुर में। ये भले ही संगम स्थली है लेकिन यहाँ पर सियासी घमासान कम नहीं है, लेकिन उस सियासी घमासान का हल निकालने वाली यही हमीरपुर की जनता। हमीरपुर की जनता तालियों से स्वागत करिए अपना। हमीरपुर में आज रिपब्लिक भारत और कू की बस लेकर आ रही है यूपी का महाभारत। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता आपका। तो आपने सुना कि ये जो स्थली है वो संगम स्थली कही जाती है क्योंकि यमुना और बेतवा का मिलन यहाँ पर होता है। लेकिन ये संगम स्थली आखिर किस पार्टी के साथ संगम करेगी, यानी यहाँ की जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी? लाल रेत की ये भूमि किस पार्टी के राह में लाल अंगारे बिछाएगी और किस पार्टी के राह में लाल फूल, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ ये भी कि यमुना जी के तट पर बसा हमीरपुर, आखिर यमुना जी आशीर्वाद किस पार्टी को देते हैं और सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा आशीर्वाद किसको देता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे क्योंकि जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है और डिबेट के लिए बहुत बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। हमीरपुर की जनता क्या चाहती है? क्या पिछले 5 सालों में विकास के काम हुए? क्या पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड सही है? क्या पिछले 5 सालों में जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए? और जो बाकी विपक्षी पार्टियां वो दावा कर रही हैं, उनके दावों में कितना दम है? इन तमाम चीजों को जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हमीरपुर को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कानपुर से सटे इस इलाके में यमुना और बेतवा नदी का संगम है। राजनीतिक तौर पर भी बुंदेलखंड में हमीरपुर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2017 में हमीरपुर सदर से अशोक कुमार सिंह चंदेल और राठ विधानसभा सीट से मनीषा अनुरागी विधायक चुनी गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर की ही रहने वाली है। हमीरपुर विधानसभा से 2017 में बीजेपी के टिकट पर अशोक सिंह चंदेल जीते थे। 2019 में उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के युवराज सिंह विधायक चुने गए। 2022 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने डॉक्टर मनोज प्रजापति पर दांव लगाया है, तो कांग्रेस ने पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल की पत्नी राजकुमारी चंदेल को प्रत्याशी बनाया है। 14% ब्राह्मण मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं के साथ आने के चलते ही बीजेपी 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। जिले की दूसरी विधानसभा सीट राठ पर आजादी के बाद से अब तक ज्यादातर लोधी बिरादरी का ही विधायक चुना गया है। किसी भी दल के लिए ये सीट परंपरागत रूप से एक व्यक्ति के पास नहीं रही है। सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने यहां से जीत हासिल की है। 2012 में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई, तब कांग्रेस के गयादीन अनुरागी ने यहां से चुनाव जीता। 2017 में बीजेपी के टिकट पर मनीषा अनुरागी यहां से विधायक बनी। 1 लाख से ऊपर लोधी मतदाता यहाँ जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे सबसे पहले स्वास्थ्य की है। कोई भी अस्पताल नहीं है, एक अस्पताल है वहाँ बेड नहीं है। यहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर है वो बहुत ही नीचे स्तर पे है और यहाँ पे जो भी हमारे पूर्व के विधायक रहे या आने वाले जो विधायक है उनका उद्देश्य होना चाहिए पूरा का पूरा कि वो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के डिग्री कॉलेज बनाए, एजुकेशन के नए लाए। मैडम, यहाँ शिक्षा व्यवस्था मेन है, स्वास्थ्य है, ये अपना यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रोड तो मेन है ही है। मान लीजिए कहीं भी रोड में, कहीं भी आप रेलवे क्रॉसिंग में जाइए ना, वहाँ ओवर ब्रिज है कि जनता को सुविधा मिल सके। बस इतना कहना है कि योगी जी का काम बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को यहाँ मतदान होगा। अब देखना होगा कि 2017 की तरह बीजेपी फिर से हमीरपुर में अपना परचम लहराती है या फिर विरोधी दल अपनी रणनीति से बीजेपी को मात देने में सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमीरपुर की जनता किसे देगी प्यार और किससे रखेगी रार, मुझे लगता है आज वो अपने सवालों में बता देगी। और उन सवालों का सामना करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे अनूप अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत करिए तालियों से जरा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, तालियों से स्वागत करिए उनका। कांग्रेस के नेता संजय वीर सिंह जी रखेंगे अपनी पार्टी का पक्ष हमारे साथ, और साथ ही निशात नबी है बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर लेती हूँ कुलदीप जी आपके साथ। 2 सीटें यहाँ से दोनों बीजेपी के खाते में, यहाँ पर फाइट है या फिर
केक वॉक रहेगा, आराम से निकाल लेंगे 2 सीटें बीजेपी। हमारी दोनों ही सीटें बड़े मार्जिन से निकलने वाली हैं। अच्छा, हमीरपुर की जनता और राठ की जनता, दोनों ही विधानसभाओं की जनता अच्छे से 5 वर्षों में इनके झूठे वादों को देख करके जान चुकी है। लेकिन शुक्ला जी, आपके खिलाड़ी भाग गए, पहले खिलाड़ी आपके पाला बदल लिए। हमारा खिलाड़ी भागा नहीं है, हमने टिकट नहीं दिया। और आप इस चीज को देखिए, मंच पर माइक पकड़ के सच बोलिएगा। आपने टिकट नहीं दिया मैं या आपके प्लेयर पहले वाला चेंज कर दिए? सच तो आप बोलिए, क्योंकि आप मीडिया जगत से हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको सच को स्वीकार करना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास यहाँ पे कैंडिडेट नहीं था। अनूप जी, आपके पास कैंडिडेट नहीं था, आपके पास उम्मीदवार नहीं था, आपने उनका उम्मीदवार अपनी तरफ खींच लिया पाले में। सुचिता जी, हाँ, मेरे पास कैंडिडेट भी था, मेरे पास विजन भी था, मेरे पास कार्यकर्ता भी है, मेरे पास राष्ट्रवाद भी था। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति को उसने जब इनके यहाँ भारत माता की जय का नारा लगाया, जब वो भारत माता की जय बोला, तो इन्होंने कहा अब समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलेगा। मतलब बैर भारत माता की जय से था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस भारत के बैर भारत माता की जय के नारे से था, आप ये कह रहे हैं? कुलदीप जी बता देंगे, भारत माता की जय से के नारे से कुछ बैर था क्या? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के निचले स्तर तक सिर्फ झूठ से बने हुए हैं। ये अपनी बात को रखने के लिए हर तरह की झूठ का इस्तेमाल करते हैं। अभी जिसको भारत माता की जय बोलने से परहेज हो, जिसके नेता को वंदे मातरम बोलने से परहेज हो। अवस्थी जी, एक लाइन में आपसे पूछना चाहूंगा। आपके पास अवस्थी जी, आपसे एक लाइन पूछना चाहूंगा। आपने कहा आपके पास नेता भी, आपके पास कार्यकर्ता भी है, आपके पास विजन भी है, तो आपने दूसरी टीम से खिलाड़ी क्यों लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। मतलब आप समाजवादी पार्टी में भी है, ये कह रहे हैं? सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। हम सारे दलों के नेताओं को एक मंच में लाना चाहते हैं जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से चले, और यही कारण है कि हमीरपुर में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए तालियां तो बहुत बज रही है, लेकिन क्या आप लोग बोलने में भी उतने ही मुखर होंगे? सवाल पूछेंगे, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है सभी लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के आगे। ये तो गुणगान है, सवाल क्या है? नहीं, ये सच है। और उसी को लेकर के गरीब को, मतलब जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद में पहुंचे, उससे पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि गरीबों की सरकार है। तो ये गरीबों की सरकार है, आप कह रहे हैं? हम परिवारवाद और पे काम नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद पे काम करते हैं। जो हमारे पास तो बहुत बड़ा प्रहार है। परिवारवाद की बुलेट बार आ जाती है सर आपके पास, परिवारवाद की बुलेट। हाँ, थोड़ी जगह। हम बीजेपी के ये जो नेता हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर योगी जी को इतना भरोसा है कि हम 300 सीटें जीत रहे हैं, तो आज उन्होंने फिर वही कहा कि चुनाव तो भैया 20 और 80 पे ही हो रहा है, बस वही हो रहा है। 80 भी, अच्छा ठीक है, एक बार 80-20 की बात जी सवाल पूछना आपने जी। हमको ये सवाल पूछ, सिर्फ तालियां नहीं, तालियां नहीं, सवाल पूछना है हमको। सवाल ये पूछना है कि एक तरफ जहां लोकल में हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, नदियों की सफाई नहीं है, 2 नदियां होने के बावजूद इतना शानदार संगम बनता, और इतने 5 साल सरकार रही, और ये लोग कहते हैं विकास किया है तो विकास कहीं नजर नहीं आता। एक विकास जरूर नजर आता। विकास नजर आता है कि नहीं आता है, जरा बता दीजिए एक बार। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं हाँ, यहाँ कह रहे हैं ना, यानी यहाँ सफाई, यहाँ पर कमल का फूल, ये लग रहा है। बिल्कुल बटे हुए हैं आप लोग। ये सुन लीजिए सर, वो कह रहे हैं 5 साल तक आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, जरा बता दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने जिसकी बात की, हाँ, एक मिनट भाई, अभी जो इन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, इनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर में 15,000 आवास देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन, यहाँ पर 1 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया। लेकिन अनूप जी, आपने उज्ज्वला तो दिया, लोग कह रहे हैं कि उसके बाद सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। हमने उज्ज्वला भी दिया और अंत्योदय कार्ड धारकों को सिलेंडर भी फ्री दिया। ये इनको जानकारी नहीं है। इस देश को चलाने के लिए इस इतनी बड़ी कोरोना की महामारी में बहुत जल्दी से सवाल लूंगी, हाथ खड़ा करिए, उसके बाद उस तरफ जाऊंगी। बोलिए कौन पूछेगा? आप पूछेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके विकास की बात करना चाहता हूं। हमीरपुर विधानसभा में एक ग्राम परेटा है। परेटा गांव ऐसा गांव है जिस बीच में 3 किलोमीटर कच्ची रास्ता है।
अगर व्यक्ति बीमार होता है बरसात में तो मर जाता है। मैं खुद गया केशव मौर्य से मिलने, एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि बनवाएंगे, 5 साल हो गया नहीं बनवाई। बताइए, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, वो कह रहे कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? सवाल जिसे पूछना हाथ उठाएगा। सवाल वो कह रहे, जरा सर जवाब दे दीजिए, वो कह रहे कच्ची सड़क से कैसे होकर जाएंगे अस्पताल, रात को जाना पड़ेगा। ऐसा है, इस देश की आजादी के बाद से जब कोई भी विकास नहीं हुआ, आज ये सड़क की बात ही इसलिए उठ रही है कि हमीरपुर जनपद में चौमुखी विकास हुआ है। ठीक है, आप मैम, रिपब्लिक भारत के माध्यम से मैं ये सभी पार्टियों से पूछना चाह रहा हूँ कि आजादी से लेके अब तक हमारा मुख्यालय जो रेलवे लाइन से वंचित है, रेलवे स्टेशन से वंचित है, वो कब सौगात मिलेगी? ठीक है, ये तो एक ऐसी समस्या है सर, यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं इस बात को कि क्यों रेलवे लाइन से अभी तक वंचित है, और बहुत से लोग जो बाहर देख रहे होंगे शायद उन्हें पता भी नहीं। नहीं, निश्चित तौर पर जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 16 लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, इसका मतलब कि देश की आजादी के बाद से 16 लाख लोगों को बिजली नहीं मिली थी। हमने जब 1 मिनट किए, और रही बात स्टेशन की, आपको जानकारी का अभाव है, अभी हमारे सांसद पुष्पेंद्र जी चंदेल ने रेलवे स्टेशन बनाने की बात सदन के अंदर की है। जो बात सरकारें आजादी के बाद से नहीं कर पाई, वो काम सरकारें आजादी के बाद से नहीं कर पाई, वो बीजेपी कर रही है, इनका दावा है। हमारे साथ संजय वीर सिंह जी भी हैं, कांग्रेस से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ निशात नबी साहब भी हैं। संजय वीर जी से आपसे शुरुआत करता हूँ। मेरा सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश में आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे मजबूत तौर पर। राहुल गांधी तो इस रुख ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या नाराजगी उत्तर प्रदेश से। प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारे के साथ आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन आप लोग जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा मुकम्मल नहीं नजर आ रहा, ऐसा क्यों है? देखिए, वो आपकी निगाहें हैं जी, आप देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग सर यहाँ बैठे हुए लोग, सर यहाँ बैठे हुए लोगों को भी नजर नहीं आ रहा है सर। 2000 और हमीरपुर में जो हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है, जो हमीरपुर में, अच्छा बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के तहत जी, आप देखिए कि वो सबसे ऊपर भारी है। सर आपने जो कहा ये मेरी निगाहें हैं, मैं एक जवाब दे दूं। आपने कहा मेरी निगाहें, मैं नहीं देख सकता। 2017 में यूपी की जनता भी नहीं देख पाई थी आपको, आपका 2022 में देखिए, आप बुरा ना मानिए, आपका नजरिया है कि आप कांग्रेस को नहीं देखना चाहते। आप नहीं, मैं तो जनता की बात करता हूँ, मैं तो जनता की बात करता हूँ। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पूछिए बीजेपी वालों से कि उनके सांसद दिखाई देते हैं। सर मैं एक बार संजय वीर जी एक बार लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा यहाँ पर सर मैं एक बार वोट ले लेती हूँ जनता का वोट। यहाँ बताइए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता नजर आते हैं, उन्होंने काम किया, जिनको लगता है हाथ, जरा हाथ उठा दीजिए। संजय वीर जी, संजय वीर जी तो वोट लिया मैंने लाइव, अब आप बता दीजिए आप कह रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया किसने बनवाया? इंडस्ट्रियल एरिया करता हूँ कि बीजेपी अपना एक काम गिनवा दे। मैं तो कहता हूँ बीजेपी एक काम गिनवा दे कि यहाँ पे क्या किया। यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस ने बनवाया, NH यहाँ का कांग्रेस ने बनवाया। जनता को नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या चीज नहीं आ रहा? एक हाथ आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। पूछिए ना जनता से। चलिए बता दीजिए, चलिए जो जिनको लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ बहुत काम किया, हाथ खड़ा कर दीजिए। वो एक है, वो एक वहाँ पर है दूर कहीं, मैं जरा पूछ लेती हूँ, एक दूर कहीं है, आपको लग रहा है? अब मैं वहां तक आ नहीं पाऊंगी, लेकिन सर एक हाथ खड़ा हो रहा है, अब आप खुद बता दीजिए। मैं एक बार एक हाथ दूर कहीं खड़ा हो रहा है। निशात नबी जी काफी देर से इंतजार कर रहे सुचेता। निशात नबी जी, आपकी प्लानिंग तो समझ से ही परे है, मतलब प्लान क्या चल रहा है वो जनता भी नहीं समझ पा रही, आप करने क्या वाले हैं? हमारा प्लान जो है ना बहुत मजबूती से है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी संगठन को इतना मजबूत बनाया है इस बार कि आप सबको मतलब चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी फील्ड में निकली हैं और इतनी जनसभा और भीड़ हो रही है, इसी से आपको लगेगा कि हम किसके साथ जाने वाले हैं। हम किसी के साथ जाने वाले नहीं है, पूरे के पूरे 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अकेले ही सरकार बनाएंगे। आप अकेले सरकार बनाएंगे? 403 सीट में अकेले कैसे सरकार बना सकते हैं? 204 तो लाने पड़ेंगे, 203। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत तो हम लाएंगे ना। अच्छा, आप अकेली पार्टी सरकार बनाएंगे? अकेले पार्टी सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत ला रहे हैं आप? पूर्ण बहुमत ला रहे हैं, चलिए पूर्ण बहुमत ला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। बीएसपी पूर्ण बहुमत ला रही है, जरा एक बार पूछ लेती हूँ। हाथी भूखा है, कैसे चलेगा? जब हाथी भूखा है तो चलेगा कैसे? तो 2003 कैसे 203 खाएगा क्या? खाएगा क्या? कुछ नहीं, मिल ही नहीं रहा।
हाथी खाएगा अंडा अंडा गोल। कांग्रेस के नेता से एक प्रश्न है मैम। अंडा मतलब सीट नहीं आ रही। कांग्रेस के नेता से एक प्रश्न है मेरा। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं, आपके राष्ट्रीय महासचिव उस मंच पे बैठी थी और चन्नी राजस्थान पंजाब में कह रहे हैं कि यूपी वालों को आने नहीं देंगे। आप किस अधिकार से यहाँ लड़ने आए हैं? भाइयों को घुसने नहीं देंगे। आप बेरोजगारों को काम दे पा रहे हैं? अच्छा जवाब तो सुन लीजिए, वो कह रहे हैं प्रदेश में आपने बेरोजगारों को काम दिया? उत्तर प्रदेश और बिहार का आदमी अगर पंजाब जाके अगर वहाँ कमाई कर रहा है, रोटी क्या आपके सीएम को अधिकार है कि यूपी के लोगों को, यूपी के लोगों का तिरस्कार करें? क्या आपके सीएम को अधिकार है? क्या आप मेरी बात सुनिए इधर, आप मेरी बात सुनिए। यूपी का आदमी आप तो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप यहाँ पर गाय गंगा के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मतलब बैन कर देंगे उनकी एंट्री बैन कर देंगे यूपी में। चरम सीमा पर है। सर मुझे बताइए, आप अभी यहाँ खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं उस पलायन करेंगे, यूपी में घुसने नहीं देंगे, ये सही बयान है। यहाँ रोजगार दीजिए। इन लोगों को बताइए सर, मुझे मत बताइए, इन लोगों को बताइए अगर ये पंजाब जाना चाहे तो इनकी एंट्री बैन है। यहाँ की जनता, आप मेरे साथ चलिए, 40% जनता पलायन कर चुकी है बुंदेलखंड की। पर जाएंगे कहाँ? पंजाब जाएंगी? ठीक है, जनता को जब काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजी रोटी के लिए कहाँ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर 4 लेन का बाईपास माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पास किया गया था, इनकी सरकार ने उसको 2 लेन क्यों किया? और ये हमें बताने की कृपा करें। अखिलेश जी के काम पर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि लगातार डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया गया, लखनऊ में भी और जिलेवार हर जगह किया गया, जबकि वैकेंसी नहीं निकाली गई। तो अब इनसे आगे क्या उम्मीद करी जा सकती है जब अभी कुछ नहीं हुआ है? उम्मीदों का पिटारा खोल दीजिए सर इनके लिए। वो जानना चाह रहे क्या ऑफर करेंगे? निश्चित तौर पर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और युवाओं को इस मंच से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी युवाओं की समस्याएं हैं भारतीय जनता पार्टी ने ही हल की है। भारतीय जनता पार्टी भीख लेने का काम करेगी। अच्छा कुलदीप जी, मेरा एक सवाल, एक सेकंड कुलदीप जी, मेरा एक सवाल है। आज मुलायम सिंह जी प्रचार के लिए उतरे हैं, अखिलेश यादव के प्रचार के लिए उतरे। मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम है, लेकिन उन्हें भी प्रचार में उतरना पड़ा। वो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं और उनका पब्लिक के बीच में जाना हम लोगों के लिए आशीर्वाद का काम करेगा। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे एक नेता के खिलाफ केंद्र के पूरे नेता, प्रदेश के पूरे नेता लगे हुए। शुक्ला जी, नेता की ये शख्सियत है जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आप पर बार-बार परिवारवाद का आरोप लगाती है। ये परिवारवाद मैं बता रहा हूँ, परिवारवाद लगता है। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक आप पर कहते हैं कि आप परिवारवाद चलाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। परिवारवाद लोकतंत्र पर कलम हमारे ऊपर आरोप परिवारवाद का लगाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है। अवश्य जरूर चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है? राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन है? परिवारवाद नहीं है तो क्या है? वसुंधरा राजे जी के भतीजे भारतीय जनता पार्टी सांसद हुए, वो परिवारवाद नहीं है। ठीक है, जवाब भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो राजनीतिक पार्टी है जो सिर्फ वॉशिंग मशीन का। शुक्ला जी जवाब ले लीजिए। गंदा से गंदा आदमी उसमें जाए। शुक्ला जी जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब। ऐसा है, आज अखिलेश यादव को आज जो भी ये दंड भुगतना पड़ रहा है उसका कारण है कि उन्होंने पिता का अपमान किया था, और पिता का अपमान करने वाले को प्रदेश की जनता नहीं, कोई भी माफ करने वाला इस धरती पे नहीं है। आने वाली 10 तारीख को अवस्थी जी आपको ये पता लग जाएगा कि देश की जनता और प्रदेश की जनता किसको स्वीकार कर रही है और किसको पकड़ रही है। नारे लगा रहे हैं, सवाल भी है। यहाँ मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, यहाँ हमीरपुर में मोहर्रम का सिंडिकेट चलता था इनकी सरकार में, मोहर्रम की लूट होती थी, इस पर जवाब दीजिए, क्या कह देंगे? किसान लाल रेत का सिंडिकेट चलता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर हमीरपुर में यमुना पुल है और बेतवा पुल है, वो हमेशा टूटा करता। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तब से पुल क्यों नहीं टूटा? सर वो कह रहे पुल टूट गया, अब राजनीतिक पहली बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मोहर्रम माफिया जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल हमारे सरकार में भी और इस सरकार में भी कोसती रही, उसको आज अपने गोद में बिठा करके वॉशिंग मशीन में डाल करके शुद्ध और साफ कर दिया है। अब वो राष्ट्रवाद की तरफ शुक्ला जी एक बात बताइए, शुक्ला जी एक बात बताइए, आपके गोद में बैठे तो ठीक,
इनके गोद में बैठ गए तो आपको दिक्कत हो रही है। हमको दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब हमको दिक्कत नहीं हो रही है। आपको तब तक अच्छे लगते थे जब तक आपकी गोद में थे। हमारी अगर अब इनके गोद में आ गए तो वो डिफाल्टर हो गए। आपके तथाकथित हमारी गंदगी अगर इनके गोद में जा रही तो हमें खुशी है। ये हमारी गंदगी को ले, सारी गंदगी कहते ही ले, आपकी सारी चाल और चरित्र को आपकी सारी गंदगी आपके विचारों में है। ये हमेशा आंदोलित सारी गंदगी आपके विचारों में है। एक बात तो तय है, मनोज प्रजापति जी बड़े खुश हो रहे होंगे कि उनको लेकर दोनों तरफ से किस तरह से खींचतान चल रही है। एक मिनट। अभी अपर्णा यादव ने बुरहान सिंह जी से आशीर्वाद लिया था, क्या वो गंदगी थी? उनकी बहू गंदगी थी? नहीं, गंदगी बताइए। गंदगी नहीं, छोटी बहू ये रानी को राजनीतिक आशीर्वाद विचारधाराएं हैं। हाँ, छोटी बहू रानी को आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद किसकी तरफ है भाई? अगर आप बात सुनेंगी तब मैं कह पाऊंगा। एक मिनट सुनने बोलने दीजिए उन्हें। जवाब। छोटी बहू रानी को आशीर्वाद मिला। राजनीति में बटन आप ही लोगों को दबाना है। पर विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी माता सिंधिया, उनके बेटे कांग्रेस में थे। ये राजनीतिक विचारधारा है। राजनीतिक विचारधारा अगर उनकी तरफ जा रही है तो इसमें हमें कोई विरोध नहीं है। नहीं। हमारी शुभकामनाएं मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि आशीर्वाद एक सेकंड सुन लीजिए। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आशीर्वाद किसकी तरफ है। अब नेताजी ने तो दोनों को आशीर्वाद दे दिया, बेटे को भी, बहू रानी को भी। मुझको आप एक बात का जवाब दीजिए। अगर एक पिता की दो संतानें हैं तो क्या एक को मारेगी और एक को आशीर्वाद देगी? पर एक घर में रहेगा, एक घर के बाहर चला जाएगा, फिर ये उसकी मर्जी है। चलिए सवाल। बालिग है। हम डबल इंजन की सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि जहाज बनाने वाली कंपनियां गरीब जनता का कई करोड़ रुपया खा गई और जो किसान है जिसका 10,000 बिल बकाया उसको नोटिस भेजा जाता है, और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। किसानों का मुद्दा यहाँ पर दुआबा की जमीन। बिल्कुल अवस्थी जी, किसानों का मुद्दा जो है वो पश्चिमी यूपी में भी काफी चर्चा का विषय रहा। थर्ड फेज की वोटिंग में बहुत ज्यादा वक्त बचा लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश, न पूर्वी उत्तर प्रदेश, न बुंदेलखंड, हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं और कृत संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए इस 5 वर्षों में जो काम किए वो अनुकरणीय है और यह बात किसान जानता है। हमने किसान को यहाँ पर बेतवा के माध्यम से केन को जोड़कर एक उत्थान करने का काम किया है और यह बता रहा है किसानों में। ठीक है, लेकिन तो किसान आपके साथ है, आप कह रहे हैं किसान आपके साथ है। किसान हमारे साथ है। हाँ। और किसान की जीविका से लेकर किसान की सम्मान निधि से लेकर। नबी जी मुस्कुरा रहे हैं। 750 किसानों की 750 किसानों ने शहादत दी है। हाँ। और इनके साथ कैसे जा सकते हैं किसान? ठीक है। इन्होंने किसानों को 750 जितना परेशान किया है। हाँ। जीएसटी से व्यापारी परेशान है। हाँ। 2 करोड़ इन्होंने मतलब साल में नौकरियां देने का वादा किया था। हाँ। वो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। अच्छा ये बताइए कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? किसने? समाजवादी पार्टी। हाँ, इन्होंने वादे पूरे किए? उन्होंने भी नहीं, मतलब अब आप अटक गए क्योंकि आपका हमला सिर्फ बीजेपी पर है। जो समाजवादी पार्टी आपको पता है कि किस पर फायर करनी है, किस पर बंदूक चलानी है, बताइए सर। नहीं, हमीरपुर की जनता से जान लेते हैं सुचरिता, यहाँ के कितने वादे पूरे हुए और कितने नहीं हुए। मैं कुछ लोगों से, सर उठ जाइए आप जरा सा, बहुत देर से आप डिबेट सुन रहे हैं, आप बताइए हमीरपुर का वादा पूरा हुआ नहीं हुआ? देखिए एक सेकंड सुन लीजिए। हमीरपुर की जनता बहुत सहनशील है। आज चुनाव है तो सब हल्ला मचा रहे हैं। चुनाव के बाद कोई भी अपनी मांग के लिए खड़ा होना नहीं जानता, सबसे बड़ी कमी ये। ठीक है, सबसे बड़ी कमी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बताइए मुझे, मनोज प्रजापति के घर से एक बार मंत्री रहे उनके पिताजी, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, तब कोई विकास नहीं करा पाए। आप 5 साल में क्या उम्मीद रखेंगे मनोज प्रजापति के हमारे? ठीक है, एक सेकंड आपसे काका सुन रहे हो? क्या हुआ? काम वाम हुआ नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं। बीजेपी बताइए, कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए, कुछ काम वाम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। हमीरपुर में कुछ हुआ ही नहीं, सड़कें भी नहीं बनी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ काका एक सेकंड। कोई काम नहीं हुआ है, वो ये कह रहे हैं। 69,000 शिक्षकों को जो है बीजेपी ने कितनी बार लाठियां चलवाई, ये जवाब देखिए। सीटें तो आपकी 2-2 है यहाँ पर। शिक्षकों पे भर्ती में सवाल आप ही से कितनी बार लाठियां चलवाई शिक्षा में देने के लिए तैयार है। शिक्षा मित्रों को लेकर सवाल है, रोजगार को लेकर सवाल है। भागने वाले लोग नहीं है। हमने जितने काम किए, आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सारे लोग जो केंद्र की योजनाएं आई है उसका लाभ लिए हैं। मैंने हमीरपुर में घूमा हूँ। हाँ। मैंने हमीरपुर में देखा है। हाँ। जिसको आवास मिला है, हमने उस माँ को देखा है जिसने 5 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के शासन में अपनी बेटियों को घर से निकलना बंद कर दिया था। वो हमने देखा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई
अगर उज्ज्वला सिलेंडर लाए तो सिलेंडर इन सब के घर में है, पीएम आवास लाए तो आवास में भी लोगों को घर मिल रहे हैं। अगर उज्ज्वला योजना लाए हैं तो आप सिलेंडर दीजिए ना। हाँ। आज देखिए चलकर माताएं बहनें चूल्हे पे खाना बना रही हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर कौन भराएगा गरीब? यहाँ पर है क्या उसके पास? आप पेट्रोल के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, आप महंगाई पे बात करिए ना। यहाँ का हॉस्पिटल देख लीजिए, रेफर सेंटर बना हुआ है। यहाँ की महिलाओं का हॉस्पिटल देख लीजिए, एम्बुलेंस में डिलीवरी हो रही है। आप कहते हैं विकास, सर हमीरपुर को कौन सा विकास किया? ये आवाज तो बहुत लोगों ने कही। नहीं, हॉस्पिटल यहाँ पर है। हाँ। और हमने आवाज क्यों उठ रही है? हमने हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर हैं, रेफर सेंटर है। 2017 ये बाहर से आए हैं बीजेपी के लिए, इनको कुछ नॉलेज नहीं है हमीरपुर के बारे में। ठीक है, उनका वाजिब सवाल है। कुलदीप जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में रहे, आप लोग कोई काम नहीं कर पाए, अस्पताल नहीं दे पाए, रेल लाइन नहीं। अब आप सवाल उठाते हैं, जो काम हुआ वो 5 साल में हुआ। रेल लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। मैडम आप जानती हैं अच्छी तरह से। रही बात स्वास्थ्य संबंधी, तो स्वास्थ्य के लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया एम्बुलेंस दे करके, काम कर रही है, वही हमारा सरकार ठीक है करते हैं। जनता को एक बार सुन लेते हैं। जनता गुमराह हो रही है क्या? जनता को एक बार सुन लेते हैं, बहुत कम है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने जो उज्ज्वला योजना और इनका ये योजनाएं इनकी केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए है। उज्ज्वला योजना पूंजीपतियों के लिए है, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा हमीरपुर जिले में सिर्फ हमीरपुर जिले में 2.25 लाख किसानों को हमने सम्मान निधि दी, 20,000 रुपए। सम्मान निधि नहीं, मैं उसको किसानों के लिए भीख कहूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ की जनता के लिए केवल रोजगार की जरूरत नहीं है, किसी केवल रोजगार चाहिए। अच्छा, अभी जनता बोल रही है ना, एक बार जरा सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग नहीं कुछ कहना चाह रहे थे? तो ये देखिए जवाब सुशीलता जी जवाब दे। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अरे केवल और केवल एजुकेशन फ्री कर दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। एजुकेशन फ्री कर दो, ये बहुत बड़ी बात है। सुचरिता मुझे लगता है जवाब दीजिए, जवाब। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम भीख दे रहे हैं, गरीबों का उत्थान करना भीख है, गरीबों का उत्थान करना भीख है। जिन लोगों ने देश मेरा कहने का आजादी के बाद भीख, मैं उसको भीख ही कहूंगा। आप किसानों को उनके एमएसपी पर सम्मान करते हैं, अनाज खरीदिए, उसको भीख ना कि उनको भीख दीजिए। गरीबों की बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। चलिए, किसानों की आपने उद्धार किया गेहूं की फसलों की, उसको आपने कहा गरीबों को भीख, 2,000 रुपए भीख, गरीबों को भीख। अन्ना जानवर होना चाहिए, अन्ना जानवर। आप रात भर किसान आप उसकी बात करो ना। अन्ना जानवर कहाँ गए? अन्ना जानवर ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों का सियासी चश्मे से नहीं, जनता तो अपने लाभ और फायदे से देखती है। जो सरकार काम करती है वो सत्ता में आती है, जो नई काम करती है वो बाहर का रास्ता दिखा दी जाती है। हमीरपुर किसे बाहर का रास्ता दिखाएगा, 10 मार्च को तय होगा। और बिल्कुल ये बात सही कह रही है आप कि जब 20 फरवरी को बटन दबेगा तो ये कहावत चरितार्थ होगी कि पब्लिक है, सब जानती है, और हमीरपुर की जनता भी सब जानती है और अपने हिसाब से फैसला करेगी। खास शो में इतना ही, बने रहिए रिपब्लिक के साथ। हम फौरन लौट रहे हैं।